जी जैनब, आप देख लीजिए। जी ओके। देखिए आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी आ रही है जैनब। जी ओके, फिर मैं स्टार्ट करूं? जी जी कीजिए। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है ADHD। और मैं एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें आप लोगों को पहले भी एक दे चुकी हूँ, वेबिनार कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और साथ में 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम भी कर रही हूँ। और ये एक अवेयरनेस के लिए मैंने जो है ये सेशन ज्वाइन किए हैं। तो आई होप अगर आपको जो चीजें समझ आए वो आप खुद तक भी रखें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। So first of all, I will tell you guys what is the introduction of ADHD. ADHD is the term, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज में अटेंशन नहीं दे सकते और उनका जो बिहेवियर होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता। ठीक है। और ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है और जो कि उनके डेवलपमेंटल जो ईयर्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इनके डेवलपिंग ईयर्स है, तो उस दौरान ये डिसऑर्डर पाया जाता है। और ये जो से होते हैं इसमें कुछ लेवल्स होते हैं लाइक हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन। आई विल फर्दर टेल यू गाइज व्हाट आर दीज पॉइंट्स। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जस्ट ये 3 इनकी डेफिनेशन में क्योंकि पॉइंट सेट होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जौन सा है ये वाला जो डिसऑर्डर है ये मोस्टली तौर पे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। और जो बड़े होते हैं मतलब उसके बाद जो टीनेजर्स होते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा कम है। ये अगर हम इसको साइकोलॉजिकल बुक्स के अंदर हम नोट डाउन करें तो मोस्टली ये चाइल्डहुड के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसी में आता है। ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर है ये 6 से 12 साल के बच्चों में डायग्नोस किया जाता है। और उसके अलावा पाकिस्तान में इसकी रेशो 2.49 है और जो बॉयज हैं वो उनकी तादाद ज्यादा होती है बनिस्बत गर्ल्स के। और चूंकि ये जो रिसर्च की गई है ये मैंने इंटरनेट से लिया है कि 2.49 रेशो है, जबकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं स्पेशली पेंडेमिक के बाद वो ज्यादा हो चुके हैं। उनकी मतलब ये रेशो बहुत कम बताई जा रही है। इससे ज्यादा जो है क्लिनिकल सेटअप में अगर आप चाहते हैं तो आपको इससे ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ADHD हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो इसकी कॉजेज हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब जौन से हैं ये सब के सब जो कॉजेज हैं ये रिसर्चर्स ने कहा है कि ये हो सकता है कि ये है ना, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं पता कि इनके यही यही कॉजेज है। ठीक है। ये लेकिन इनमें से कोई एक फैक्टर आपको ADHD को अफेक्ट कर सकता है या मतलब उसको ट्रिगर कर सकता है ADHD होने के लिए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स में ये आता है कि आपके अगर पेरेंट्स में या आपके घर में किसी में आपके जीन्स से आप में ट्रांसफर होता है ADHD। ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी को ADHD हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी किसी में हो सकता है। ठीक है। और वो मदर वाली साइड से भी हो सकता है और फादर वाली साइड में भी हो सकता है। मतलब रिसर्चेस से ये पता लगता है कि अक्सर जो आपके पास हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनमें जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता लगता है कि हाँ फैमिली हिस्ट्री थी इस चीज की जिसकी वजह से बच्चे में भी ये डिसऑर्डर आया है। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसकी और भी रीजन हो सकती हैं। नेक्स्ट इज ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग फेटल पीरियड्स। ओके, फेटल पीरियड्स आर लाइक जो
प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स होते हैं उसमें फेटल पीरियड होता है, ठीक है। अगर तो उस ड्यूरेशन के दरमियान जो मदर है उनको इन्फ्लेमेशन या कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से उनके ब्रेन डैमेज, मतलब उनकी कुछ ब्रेन में ऐसे कुछ डैमेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको ADHD हो सकता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड टबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर तो कोई वुमेन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा अल्कोहल या टबैको वगैरह यूज कर रही है, जो कि अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। मतलब पहले ये चीजें थी कि हम लोग कहते थे कि नहीं ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन आजकल की क्योंकि जनरेशन जो सी हम लोग की जनरेशन है उनमें दिस थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। कि ड्रग्स की तरफ जाना, अल्कोहल की तरफ जाना, टोबैको की तरफ जाना, तो उसे असल में तो हम उसको एज अ जस्ट पहले फन ले रहे होते हैं, बाद में आदत हो जाती है तो उसको छोड़ नहीं पा रहे होते ना। तो उससे ये होता है कि ना कि सिर्फ आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़े, जबकि आपकी जो साथ अगर आप स्पेशली अगर कोई वुमेन है यहाँ, ज्यादातर वुमेन ही है यहाँ, तो आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीज आपको अफेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री मेच्योर डिलीवरी। अगर तो देखिए आप जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो होता है टोटल 9 मंथ, और उसमें एक जो सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो कंप्लीट ना हो तो जो चाइल्ड है उसमें कोई भी ऐसी हो सकता है कि उसको कोई भी ब्रेन से रिलेटेड या मतलब उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ, मोस्टली ऐसे होते हैं कि उनकी फिजिकल है वो बहुत वीक होते हैं बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं, और उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा ऐसे उनको ध्यान रखा जाता है ना उनका। तो ऐसे भी हो सकते हैं उनकी कि उनके जो न्यूरो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं वही कंप्लीट ना हुए हों, तो उसकी वजह से वो ना सिर्फ ADHD जबकि और भी बहुत सारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी तरफ वो जा सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी रिसेंटली मतलब कुछ मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ आजकल। तो मैंने वहाँ एक पेशेंट, एक मतलब बच्चा आया, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए। तो मतलब जब उसको बाद में उसको उसके पेरेंट्स जरा साइड में हुए और उससे पूछा गया कि आपको मतलब ये जो जितनी भी साइकोलॉजिकल होती है उसमें हम पेरेंट्स के साथ भी डील करते हैं और चाइल्ड के साथ भी डील करते हैं। तो मतलब जो बच्चा था वो पहले तो इतना नहीं बता रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसकी थोड़ी फ्रैंकनेस हुई हमारे साथ तो उसने बताया कि वो उसके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, उसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, इससे सिर्फ पेरेंट्स नहीं आते इसमें। अगर आप एक उसमें रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो इसमें और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी जो लोग घर में मतलब ऐसे लड़ते हैं और उनकी वजह से बच्चों पे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनके वो डेवलपमेंटल एजेस होते हैं जो छोटी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 6 to 12 ईयर्स में ये डायग्नोज होता है। तो जब वो बहुत छोटे होते हैं ना वो तब से एक एक चीज उनकी उन पे अफेक्ट कर रही होती है, उनके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा आप देखें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जाता कि बच्चा है और बहुत छोटा है, और इतने बच्चे नोट नहीं करते, बच्चे याद नहीं रखते, ये भूल जाएगा बड़े होकर। बेशक वो भूल जाए वो बातें जो छोटे होते हैं उसके साथ हुई है सब कुछ, बट उसके जो ब्रेन में डैमेज हो रहा है उस चीज का वो आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जो उनसे चीजें हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आप लोग अगर इर्द गिर्द अगर आपके कोई ऐसे करता है, कोई लाउडली बोल रहा है या लड़ रहा है बच्चों के सामने, तो आप उनको एकदम अवेयर कर दीजिए कि आप लोग बेशक मतलब ये नहीं कि हम इंसान है ऑब्वियसली लड़ेंगे हम लोग अगर एक साथ रहेंगे, और मसले हर जगह हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप उधर से उनको समझाएं कि बच्चों के सामने एटलीस्ट अभी बात ऐसे मत करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बच्चा जो सा है उसमें ADHD है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सी एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये जो अभी ये चीजें है ना ये साइकोलॉजिस्ट के लिए कि हमने ये चीजें कैसे डायग्नोज करनी है। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड से बताऊंगी कि आपने क्या चीजें नोटिस करनी है ना, कि आपके अगर बच्चे में ये चीजें हो। हम लोग जो उनसे हैं हम लोग को जैसे मैंने पहले बताया कि हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इनअटेंशन, इनमें से जो सी होती है ये इनके बहुत ज्यादा डिटेल में हमें बुक होती है हमारी DSM जिसमें हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। हर कोई इसको अच्छे से नहीं कर सकता, मतलब ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो ये काम करे,
ठीक है। नेक्स्ट चीज के हम सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखते हैं कि उसमें वो बच्चा हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है या इनअटेंशन है उसमें या नहीं है। नेक्स्ट हम उसका ड्यूरेशन देखते हैं। ड्यूरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कुछ चीजें होती हैं वो वक्ती तौर पर बच्चे में होती हैं और फिर उसके बाद वो खुद से खत्म हो जाती हैं, या वो ऐसे होते हैं ना, बच्चों को एक दूसरे को कॉपी करने की बहुत आदत होती है, तो वो किसी बच्चे को देख के आए तो वो घर आके वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को समझ लगता है कि वो बच्चे में प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जस्ट ही इज जस्ट कॉपिंग समवन ना। तो आप अपने बच्चे को समझे, टाइम दें उसको कि वो कब से ये चीजें कर रहे हैं, कब से ये हरकतें कर रहे हैं, या ये क्या मतलब छोटे होते से उसमें ये चीजें या किसी को देख के उसने ये बिहेवियर लर्न किया ना। तो ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है कि 6 मंथ एटलीस्ट उस बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर उनसे बात करें। एंड लास्ट वन इज इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया। इसमें यह होता है कि आपका जो भी बच्चा है वो अपने जितने भी उसकी सोशल गैदरिंग्स हैं, उसके घर हैं, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस है या ऑक्यूपेशनल गैदरिंग्स है, उसमें वो सही से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा ना। मतलब उसकी हर चीज में सही से परफॉर्म नहीं कर सक रहा। अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर घर में है तो हर कोई उससे तंग है और कोई भी उसको लाइक नहीं कर रहा उस बच्चे को ना, कि वो ऐसी हरकतें करता है। Next up, I will tell you guys what is hyperactivity, impulsivity और inattention। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाइपर एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, अगर अब मैं ये आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये आपने अच्छे से याद करने हैं कि अगर तो आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और फिर आपने उनसे जो सा होता है सारा पूछना है कि इसका आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे मोस्टली ये होता है कि एक तो पहले अवेयरनेस ही नहीं होती, ठीक है, कि ये चीज किसी डिसऑर्डर की तरफ हो जाती है। जैसे मैं सबसे पहले आपको हाइपर एक्टिविटी बताऊंगी ना, इसको ये बहुत ज्यादा लोग इसको समझते हैं कि बच्चा बहुत शरारती है, जबकि ऐसा नहीं होता। शरारती बच्चों में भी मेंटल डिसऑर्डर एंड शरारती होने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि हाइपर एक्टिविटी होती क्या है, तो यू गाइज विल लर्न के जो डिफरेंस आ रहा है लाइक नॉर्मल बच्चे में और एबनॉर्मल, मतलब ये थोड़ी ये हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा पागल है। ठीक है, यहाँ मोस्टली हमारे यहाँ सोसाइटी में ये कहा जाता है कि अगर तो किसी में कोई भी साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन आ रहा है तो वो पागल है, जबकि ऐसा बिल्कुल हर किस नहीं है। कोई भी जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल नहीं होता। आपको मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपको वो मतलब आपकी बीमारी है वो, ठीक है, तो उसका आप इलाज एक डॉक्टर के पास जाके करेंगे। वैसे जो आपकी दिमागी तो जैसे आपकी जिस्मानी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और ना कि सिर्फ आपकी, आपके बच्चों की और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबकी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की आपकी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जब भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज देखें या नोट करें तो आप अगले बंदे को अवेयर करें कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि जब तक आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे इससे ये होगा कि ये चीज बढ़ती 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 और बढ़ती जाएगी। चलिए, अब ये काफी ज्यादा हो गया, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हाइपर एक्टिविटी होती क्या है। अगर तो आप अपने बच्चे में ये चीज देख रहे हैं या इर्द गिर्द कहीं देख रहे हैं तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा और उनको सजेस्ट करेगा कि वो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और खुद से मत मतलब कर लिया करें कि ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, या कुछ भी आप मतलब किसी के पास जाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसे होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी सेम सिर्फ सिम्टम्स आ रही होती है, तो वो सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो डायग्नोज कर सकते हैं ना। ठीक है, कि ये चीज है या नहीं है। अब सबसे पहले अगर आप जो आपकी नोट करने की चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी में fidgets with hands or feet or skims in chair। इसको अगर हम उर्दू में बताएं, मैं आपको उर्दू में बताऊं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों से ना स्मॉल मूवमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, और अपने जो पाँव है उनको भी ऐसे कोई ना कोई मतलब उनके हिलते रहते हैं पाँव और हाथ ना। और अगर वो चेयर पे बैठे हैं ना तो वो चेयर को वो घुमाते रहेंगे। ठीक है, या उसको जो सा है ना वो उसके कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे उस चेयर पे, वो स्टिल नहीं बैठ सकेंगे। उसके बाद जो है डिफिकल्टी रिमेनिंग सीटेड।
ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि वो चेयर को या तो वो होती है ना घूमने वाली चेयर, अगर वो उसको उस पर स्पेशली बिठा देंगे ना तो वो घूमते रहेंगे, ठीक है। अगर वो घूम नहीं सकेंगे ना, वो घूमने वाली चेयर नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, वो चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर वो उस पर अगर मतलब उसको एक आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको उसी सीट पर बैठना है, तो वो ये दो हफ्ते करेंगे, या तो घूमते रहेंगे या अपने पाँव पर करके बैठ जाएंगे। और अगर तो वो घर में होंगे ना, तो आप नोट करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे अपने एक दफा भी, किसी जगह भी नहीं बैठ सकेंगे। वो कभी उठ के किसी रूम में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उनको आप अक्सर हम सुनते भी, हम माओ को कहते हैं कि टिक के बैठ जाओ, तो वो बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठते, वो बस घूमते फिरते रहते हैं हर टाइम, ठीक है। रन्स अबाउट और क्लाइम्स एक्सेसिवली इन चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो एक जगह कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में, और वो भागते फिर रहे होंगे हर जगह। और क्या करेंगे, कभी दरवाजे पे चढ़ जाएंगे, कभी खिड़कियों पे चढ़ जाएंगे, और वो बिल्कुल मतलब ऐसे। अब एट द सेम टाइम यहाँ मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि शरारती बच्चे भी हरकतें करते हैं, ठीक है। और वो भी ये इस तरह के कुछ बहुत ज्यादा शरारती बच्चे होते हैं, वो ये सारी चीजें हरकतें करते हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये हाइपर एक्टिव हो रहे हैं या ये बस शरारती बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इंगेजिंग इन एक्टिविटीज क्वाइटली, ठीक है। वो मतलब जो भी काम करेंगे ना शोर डाल के करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, बोलते रहेंगे, कंटिन्यूसली बात कर रहे होंगे, और जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं या तो उसको फेंक रहे हैं, मतलब शोर की आवाजें आ रही है ना, जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो समझ आ जाती है कि ये जो है एक्टिविटी ठीक है। आप जितना मर्जी उसको डांट डपट ले, वो कोई बात नहीं सुनेगा आपकी, वो अपने तरीके से चलता जाएगा। एक्ट एज इफ ड्राइवन बाय मोटर, ठीक है। तो इस ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाइपर एक्टिव का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अगर इसको पूरे को हम एक्सप्लेन करना देखें ना, तो वो ये पॉइंट करते हैं। वो कैसे ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो आम मैंने बताया ना कि शरारती बच्चे भी ऐसे ही हरकतें करते हैं, लेकिन हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है आम बच्चों में और इनमें। असल में जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे उनके अंदर कोई मोटर लगा दी हो। अगर आपने वो देखे ना मोटर, वो बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होती। अगर कोई भी मशीनरी होती है वो स्लो डाउन नहीं होती, वो कंटिन्यूसली काम कर रही होती है, वो कंटिन्यूसली हर चीज कर रही होती है एज इट इज। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको अगर आप उनको कुछ करते हुए देखेंगे, गेम प्ले करते हुए देखेंगे या कुछ भी करते हुए देखेंगे, तो वो ऐसे मोटर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं करेंगे। आप उनको 100 दफा शटअप कॉल दे दो, लेकिन वो चुप नहीं करेंगे, उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी बातें करती रहनी है। कोई भी स्टोरीज अपनी, अपने फ्रेंड्स की, अपने घर की कंटिन्यूसली वो सुनाते जाएंगे। इवन क्लास में वो लोग बिल्कुल चुप नहीं करेंगे। टीचर बेशक उसकी सीट्स चेंज कर दें, बेशक जो मर्जी कर दें, बेशक पनिशमेंट दें, अगर इवन कि अगर वो उसको ये भी देखा कि अगर उसको वो खड़ा कर देंगे ना सबसे अलग अलग थलग, तो वो अपने आप से बातें शुरू कर देंगे या टीचर को इंगेज करेंगे बात में, और क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा कर देंगे। Okay, and the last one is children with ADHD are more inactive, restless, and fidgety than normal children during the day and during night. अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीजें एक नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल बहुत शरारती बच्चे होते हैं ना, उनमें भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, हमने ऐसे फाइंड आउट करना है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो जब आप देखना, वो जब बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं ना, तो वो थक जाते हैं, ठीक है। जब वो थक जाते हैं ना तो वो सो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये थकते नहीं है, ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, और ये मतलब बिल्कुल भी थकते नहीं है। बाकी बच्चे उनके साथ के एज ग्रुप के अगर आप नोट करेंगे, तो वो जब अगर ऐसा करेंगे बिना, वो ऐसा करके सो जाएंगे या बैठ जाएंगे, वो थक जाएंगे बोल बोल के, शरारतें कर करके, दरवाजों पे चढ़ के, खिड़कियों पे चढ़ के, छत पे चढ़ चढ़ के थक जाएंगे। लेकिन वो फिर उसके बाद सो जाया करेंगे। लेकिन जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, ये रात में भी सोएंगे तो 2-3 घंटे सोएंगे, वरना पूरी रात अपने पेरेंट्स को तंग करते रहेंगे या सिबलिंग्स को, ये सबको ना। तो और बस ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें हाइपर एक्टिव में होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी को अगर हम मतलब इसका मीनिंग देखें तो फौरन से हमें समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, कि विदाउट अ सेकंड थॉट कोई भी काम करना, ठीक है। इम्पल्सिविटी ये होती है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स है वो ये है कि ऑफन ब्लर्ट्स आउट आंसर बिफोर क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि जो भी अगर उनसे क्वेश्चन करेगा ना,
जैसे कोई आया है घर में मिलने या कुछ भी, तो उनको पता है कि ये मेरे बाबा से मिलने आया है, ये मामा से मिलने आया है, तो वो पहले ही बताना शुरू करेंगे मामा सो रही है, बाबा सो रहे हैं, ये वो, मतलब बाहर गए हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो खुद ही से बोलना शुरू कर देंगे। अभी उसने अगले बंदे ने क्वेश्चन भी नहीं किया होगा, लेकिन वो अपना पहले से ही बोलना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। नेक्स्ट इज ऑफन हैज डिफिकल्टी अवेटिंग टर्न। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो कि स्कूल असेंबली में कुछ बच्चे होते हैं, उनको आखिर खड़े रहने में बहुत बेचैनी महसूस होती है, वो सारी लाइन तोड़ के सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं मैंने नहीं असेंबली में लास्ट में खड़े होना। या अगर तो कोई हॉस्टल वगैरह में है या कैंटीन वगैरह में अक्सर आप लोगों ने देखे कि वो लाइन्स वगैरह लगी होती हैं, अगर वो लाइन में खड़े हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाइन सारी ब्रेक करके वो सबसे आगे चले जाएंगे कि नहीं भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा, और उसके इर्द गिर्द इतना वो हाइपर हो जाएगा, इतना ऐसे बिहेव करेगा कि इर्द गिर्द के लोग ये भाई तुम पहले आ जा, मैं बाद में अपनी टर्न ले लूंगा ना, कि इतना वो मेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑफन इंटरप्ट्स और इंट्रोड्यूस ऑन अदर्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब, इंटरप्ट का मतलब तो सबको पता ही होगा, इंट्रोड्यूस मतलब अपने आप को जबरदस्ती घुसा लेना ना चीज में, मतलब हर चीज को एक तो इंटरप्ट करना, कोई बोल रहा होगा तो उन्होंने इंटरप्ट करके अपनी बात पहले करनी है। ठीक है, और ये करना कि हर चीज में घुसना। आप बच्चों को देखेंगे वो क्या करते हैं, कुछ होते हैं शरारती बच्चे, लेकिन कुछ जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कभी अलमारी में घुसे बैठे हैं, ऊपर वाली जो चीजें होती हैं सबसे ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, और मतलब ऐसी जगह जहाँ नॉर्मल बच्चे जाने से डरे। ये बच्चे बिल्कुल फेयरलेस होते हैं कि हम लोग हर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना उनको आप मना करते रहेंगे कि बेटा आपने ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं करना। जैनब, जी जैनब, जी जी। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं जरा दोबारा लिंक सेंड करती हूँ तो आप लोग वो ज्वाइन करें। जी ओके ठीक है। फिजा मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ या अभी थोड़ी देर ठहर के आपने लिंक सेंड करना है? अच्छा, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।